सर कैसे देखिएगा पूरा ओवरऑल जो हम बात करते हैं वो, और खासकर बिहार या हम जो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, दोनों पर आपको क्या नजर आता है? देखिए, एक जो पहले आपने वीडियो दिखाया था नरेंद्र मोदी जी का, तो 2015 का वीडियो है। जी हाँ। 2000 नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक साथ लड़ रही थी जी और मोदी अकेले लड़ रहे थे। 2014 के बाद 2000 जब 14 में प्रधानमंत्री के लिए इनका नाम घोषित हुआ, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार खिलाफ खड़े हो गए थे और जी अलग जी। हो गए। 2015 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री बन के बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो सारा सुना ही है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए देते, नीलामी लगाई थी और पूरी पब्लिक खड़ी हो गई थी। ऐसा उन्होंने कहा कि पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, लेकिन जो पब्लिक खड़ी होकर के जो वोट दिया, तो उनको 53 सीट्स मिले मात्र। जी आरजेडी को 80 सीट मिली थी, जेडीयू को 71 सीट मिली थी और बीजेपी को 53 सीट मिली थी। मतलब क्या हुआ? मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था कि आपके 1.25 लाख करोड़ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपके 1.25 लाख करोड़ में हमारा है, वो होगा क्या? एक तरह से ये समझ लीजिए। अब अभी जो 58-59 हजार करोड़ की बात हो रही है, जी तो उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो जा रहा है, आप जानते हैं कि सड़कों के निर्माण पे जा रहा है। एक बड़ा 26,000 हिस्सा जा करोड़ रहा है 2400 मेगावाट बिजली के लिए, बिजली घर बनाया जा रहा है। वो बड़ा जरूरी है और वो जी बनेगा जी। तो बिहार में, आपको बताऊं मैं आपको, बिहार जो है लगभग 20-25 सालों तक, 30 सालों तक, बल्कि ज्यादा मैं बोलूं 40 सालों तक अंधेरे में था। मतलब पटना जैसे शहर में जो राजधानी थी, वहां भी बिजली 2-2 4-4 घंटे कट जाती थी। लेकिन अभी ये हालत है। नीतीश कुमार 2015 के बाद 2015 में ही कहा था कि हम हर गांव को बिजली से जोड़ेंगे, नहीं तो वोट मत देना। और उसके बाद बिजली आई, जिसमें कोई दो राय नहीं, गांव गांव में बिजली है। लेकिन अब जो बिजली आएगी, जाहिर है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगी वो बिजली। चूंकि एक मुझे याद आ रहा है, चूंकि बिहार को मैं बहुत वहां का रहने वाला हूँ, जानता हूँ। तो कहा गया था मनमोहन सिंह के समय में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास नहीं आएंगे। बिहार की हालत बड़ी खराब थी, वहाँ रोड नहीं, वहाँ बिजली नहीं, वहाँ गुंडागर्दी थी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें थी। तो जब नीतीश कुमार ने उस पर काम शुरू किया, तो वो आ गए थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी उधर। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़क की बात हो चाहे बिजली की बात हो, एकदम। अभी बिहार जाइए तो बिहार में जाल बिछा हुआ, ठीक है 25 पुल गिर गए या 20 पुल गिर गए, वो अलग कहानी है। वहां तो अयोध्या में पूरी सड़क ही गायब हो गई, गुजरात में पूरी सड़क गायब हो गई, कहाँ कहाँ गायब हो गई। बाढ़ तो हमारे देश की किस्मत पर लिखी हुई है। तो बिहार में तो जान लीजिए कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इसलिए बाढ़ के लिए भी ये 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि बाढ़ दिए। के राहत के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए। बाढ़ न आए इसके लिए पैसा नहीं दिया गया है, कि बाढ़ आए ही नहीं। बाढ़ क्यों आती है? कि आप नदियों का इस तरह से, नदी के पानी का इस तरह से बंटवारा कर दीजिए, डैम बनाइए या नहर, सिंचाई के लिए नहर बनाइए, जिससे बाढ़ ना आए। उस पर कभी सरकार काम नहीं करती। और बिहार सरकार हमेशा कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से वो पहल होनी चाहिए, चूंकि वो नेपाल के साथ संबंध है। नेपाल के डैम से पानी आता है, उसकी वजह से बिहार में आता है। बिहार की नदी से कोई पानी उसी तरह से नहीं आता। और हम जब से बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि कोसी बिहार का अभिशाप है। कोसी एक नदी है बिहार में, जो बिहार का अभिशाप कही जाती है। बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, बिहार का शोक। लेकिन बिहार का शोक जो है वो आम आदमी के लिए शोक है। जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के नौकरशाही में लोग हैं, उनके लिए वरदान है। क्योंकि जो पैसा बाढ़ के लिए जो आता है, उसमें भयंकर बंदरबाट होती है, ये जान लीजिए। और लोग जी जी। चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति उस इलाके में हो, बाढ़ राहत वाले में इलाके हो, ताकि हमारी कमाई जबरदस्त हो सके। बहुत लंबा समय नहीं है जब उस पर बोलूं, लेकिन बजट पे बात करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो बिहार के विकास के लिए होना चाहिए था, वो बजट में कहीं है नहीं। और बिहार के विकास के लिए क्या है? बिहार में क्या चीज है? बिहार में एक चीज है, उसको खेती कहते हैं, कृषि है। कृषि के अलावा बिहार में कुछ नहीं है। जितनी इंडस्ट्री लगाई गई थी आजादी के बाद, उनमें से ज्यादातर इंडस्ट्री जो बिहार के हिस्से में है वो बंद है। और जो बड़ा हिस्सा था, जो खानों का इलाका था, वो सब चला गया झारखंड में। तो जाहिर है बिहार के पास कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि जो है बंबई इतना कलेक्शन देता है, दिल्ली इतना कलेक्शन देता है, तमिलनाडु इतना कलेक्शन देता है, लेकिन पैसा ज्यादा बिहार को जाता है। अभी मैं देख रहा था कि बिहार जो है दूसरे नंबर पे है केंद्र सरकार से पैसा लेने में। इस बार भी उसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। 1.25 लाख करोड़ के आसपास एक साल में उनको दिया जाएगा। 57,000 करोड़ तो विशेष पैकेज में है। उसके अलावा है, तीसरे नंबर पे आपका प्रदेश आता है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 2.25 करोड़, 2.25 लाख करोड़ के आसपास उसको दिया जाएगा 2023-24 में। ये बजट है।
अब आप समझिए जीएसटी का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा का जीएसटी हाँ का हाँ, नहीं सब सारा हिस्सा है, मतलब जो जी जी कुल जी जो है, जो वित्त मंत्रालय के पास पूरा फंड आ रहा है, उसका किस तरह से बंटवारा होगा, उस पे है। जी जी जाहिर है जीएसटी सबसे बड़ी कमाई तो टैक्स है ना, जीएसटी, साठ यस यस प्रतिशत से ज्यादा कमाई टैक्स है। तो टैक्स जी से ही तो पैसा जाता है, बाकी तो 27% कर्जा है, तो कर्जे का भी पैसा जाता है। खैर वो अलग किस्सा है। तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम क्या बिहार में डेवलप कर रहे हैं, क्या आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार को बनाने की दिशा में अभी काम नहीं हो रहा है। और आत्मनिर्भर बिहार तब बनाया जाता जब एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर अलाइड जिसको कहते हैं कि पशुपालन है, फिशरीज है, उन सबको इन्हांस किया जाए। और उसके लिए जरूरी था कि आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते वहां पे। बिहार में कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया गया है। जो लगाया जाना चाहिए था, आप ब्लॉक लेवल पे लगाते, जिला लेवल पे लगाते, कि वहां इतने जिले हैं तो वहां कम से कम उतने यूनिट्स लगा दिए जाए, ताकि वहां के किसान जो है अपने प्रोडक्ट वहां लेके जा सके और उससे अच्छा ये अच्छी कीमत मिले उनको। हालांकि वहां लीची का बहुत बड़ा बागान है मुजफ्फरपुर इलाके में, वो उद्योगपतियों को दे दिया जाता है। उद्योगपति आप जानते हैं किस किस रेट में क्या खरीदते हैं। हिमाचल प्रदेश में खूब हल्ला हो रहा है कि सेब इस रेट में खरीदते हैं, उस रेट में बेचते हैं। तो वो लूट न मचाया जाए, उसमें आम आदमी की भागीदारी की जाए, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा है कि बिहार के यूथ जो है वो पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ते हैं। वो आप जाइए, कहीं भी जाइएगा, बिहारी बिहारी जो है आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। बिहारी या तो काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, या बिहारी पढ़ते हैं, दो ही काम करते हैं। तो ये बिहारी लड़कों को जो एक बड़ा हिस्सा जाता है देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए, चाहे तमिलनाडु हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, एक बड़ा पैसा जाता है उससे, बिहार से निकल के जाता है। वो बिहार में अगर एजुकेशनल हब अगर खड़ा किया जाता, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता, और दूसरे टेक्निकल कॉलेजेस खोले जाते, हालांकि मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं वो, लेकिन कब खुलेगा पता नहीं। तो वो जो है ज्यादा यूजफुल होता कि वहां के युवाओं को, वहां के मजदूरों को काम मिलता। लेकिन इस सेक्टर पे कहीं काम नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार इस बजट से खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, बजट तो नहीं मिला स्टेट का दर्जा, लेकिन पैसा मिला है, हम काम करेंगे। अभी तो आपको पता है कि चुनावी ईयर है, 2025 में चुनाव होना है। लेकिन इससे ये लग रहा है, जो उन्होंने बयान दिया है, उससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी इधर उधर जाने वाले नहीं। दूसरी बात एक और मैं महत्वपूर्ण करूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एनडीए की हो या यूपीए की हो, जब तक वो सरकार ग्राउंड लेवल पे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम नहीं करेगी, तब तक बिहार की तरक्की नहीं होगी। और एक और लास्ट बात, जब आपको याद होगा बिहार की जाति जनगणना हुई थी, बिहार का जाति सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें चिन्हित किया गया था कि बिहार की 33% आबादी जो है गरीब है, और उसको परिवार में कन्वर्ट किया गया तो 1,95,000 परिवार आए, कि लगभग 2 लाख परिवार जो है वो गरीब है। गरीब का मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, 6,000 से प्रति महीना कम कमाते हैं। उनके लिए नीतीश सरकार ने योजना बनाई थी कि हम हर परिवार को 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दें, ताकि आप स्वयं रोजगार खड़ा कर सके। और वो पैसा लोन के तौर पे नहीं था, वो पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप अपना काम करो। उसके लिए कहीं इस बजट में चर्चा नहीं। अब क्या पता बिहार सरकार जब बजट बनाती है तो करती कि नहीं करती, वो देखने वाली बात है। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए था, अगर बिहार की वाकई मदद करना चाहती है केंद्र सरकार, गरीबी भगाना चाहती है, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं हम गरीबी दूर कर देंगे, तो गरीबी भगाना चाहती है तो 1,95,000 परिवार जो थे, उसमें से 25% परिवारों के लिए भी ये पैसे देते कि भैया इतना पैसा हम दे रहे हैं, इन परिवारों को आप स्वरोजगार में लगाइए। इससे बिल्कुल गरीबी रोजगार डेवलप होता, और क्या पता कौन कौन से प्रोजेक्ट क्या हो जाते। हालांकि एमएसएमई की बड़ी बात हो रही है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और मांझी जी उसके मंत्री है, मांझी जी भी बिहार में कह के गए हैं कि आप हमको मदद कीजिए, हम जो है बहुत ये करेंगे। और अब 10 लाख से बढ़ा करके मुद्रा लोन 20 लाख भी कर दिया है। 20 लाख कर दिया। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि उसमें भी इतना घुन लगा हुआ है पूरे तंत्र में, कि वो बंदर बांट है, वो भी एक तरह समझिए, मंत्री से लेकर के ऑफिसर से लेकर के वो दलाल तक। और वो पार्टियों के दलाल हो या किधर वाले दलाल हो, दलाल इतना भरा हुआ है। मोदी जी कितना भी चिल्लाए भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उनके आस पास चारों तरफ खाली भ्रष्टाचार ही है। सर अगर आप इसको 3 राज्य जो अभी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र है, झारखंड है और हरियाणा है, इन 3 राज्यों के संदर्भ में देखें तो कैसा है, जैसे हम किसानों की जो सुन रहे थे, किसानों ने साफ, जो नेतागण है उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, हमने गोदी मीडिया चैनल पे भी देखा, क्लियरिटी के साथ में वो उसका कंडेम कर रहे थे कि ये बहुत निराशाजनक है।
तो एक वो, और दूसरा ओवरऑल अगर इसको हम देख के 3 राज्यों के पीछे रखते हुए देखें तो क्या कहिएगा नरेंद्र जी? देखिए, किसानों की जब आप बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही थी मीनू जी, जब मैं छोटा था, है ना, तो हमारे पिताजी सब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। और खाद जो है अगर दी भी जाती थी तो बहुत कम, मतलब एक कट्ठे खेत पे, या अगर 1 बीघा बना दूं उसको, तो 1 बीघा खेत पे 10 किलो यूरिया दिया जाता था। आज 1 कट्ठा में, जहां आधा किलो दिया जाता था पहले 1 कट्ठा में, वहां 10 किलो दिया जाता है। कितना टाइम बढ़ गया है, कितना मल्टीप्लाई हो गया, ये समझिए। और इस देश के जो किसान है, ज्यादातर किसान सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब होता है जिनके पास 4 एकड़ से कम जमीन है ना, या कहिए जिनके पास 4 बीघा से कम जमीन, बल्कि और मैं ज्यादा बोल दिया, 4 बीघा से जिनके पास कम जमीन है, 2.5 एकड़ के आसपास जमीन है, मैं बताऊं वो किसान भी अब कम है। ये पुरानी बात है, अभी और किसान आ गए जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, ज्यादातर किसान ऐसे। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान। किसानों की जिंदगी आज भी नहीं बदली। जब पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान परेशान हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर अगर जो है बड़े उद्योगपति परेशान हैं, तो जिनके पास उद्योग नहीं है, जो रोजगार डेली कमाओ डेली खाओ वाले लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी, ऐसे अंदाजा लगाइए। ऊपर से आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लगता ज्यादा है, मिलता कम। आपकी जमीन है, मैं चूंकि किसान हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए जानता हूं कि आपकी जमीन है, उसकी आपको कीमत नहीं मिलती है उसका। भाई कहीं दुकान अगर आप दे रहे हैं तो दुकान का किराया भी आप जोड़ते हैं ना, फिर हाँ आप जी, हाँ। उसमें अपनी मजदूरी जोड़ते हैं, फिर स्टाफ रखते हैं उसको जोड़ते हैं, फिर कितना प्रॉफिट हुआ वो जोड़ते हैं, कितनी लागत लगाई थी वो जोड़ते हैं। किसान जो है अनाज बीज डालता है खेत में। अब तो और एक बड़ा खेल हो गया जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, कि किसान के पास पहले अनाज का एक हिस्सा बीज के तौर पर रखा जाता था। उसी बीज को हम वापस हमारे पिताजी खेत में डालते थे और वो अनाज निकलता था उससे। अब वो खत्म हो गया। अब अनाज, अब बीज डालते हैं अनाज निकलता है, वो अनाज बीज नहीं बनता है। तो हर साल किसान को बीज खरीदने हैं, और बीज बहुत महंगे होते हैं। फिर ये भी धोखा होता है कि जो बीज दिया गया आपको, हो सकता है फसल आए ही नहीं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने दिल्ली से लगाया था, गेंदा फूल होता है, उसकी खेती करनी थी मुझे, तो मैंने बिहार वहां से मंगवाया, मैंने पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली से गेंदा फूल के बीज मंगाए। 1 पाव बीज मंगाया था, 5,000 रुपया किलो वो बीज था। और मैंने बीज की जो है पौधे निकाले, पौधे लगवाया खेत में मजदूरों से, 400 रुपया पर डे दे करके, मजदूर एक मजदूर के 400 रुपया, 20 मजदूर काम कर रहे हैं तो 8,000 रुपया पर डे। और मैंने 1.25 बीघा में लगाया, पटाया, पौधे बड़े हुए, 2 महीने बाद उसमें फूल आए। फूल आए तो वो गेंदे के फूल नहीं थे, वो पचपतिया, चरपतिया हमारे यहाँ बोलते हैं, वो वाला फूल निकल गया, पूरा पूरा खेत खराब हो गया। मतलब मैं तो प्रयोग कर रहा था, अगर किसान लगा रहा होता तो सोचिए उसके सामने आत्महत्या वाली स्थिति होती। महाराष्ट्र में कैश क्रॉप ज्यादा है, कैश क्रॉप लगाने वाले फंस जाते हैं। बिहार में ट्रेडिशनल क्रॉप होता है, इसलिए बिहार में आप नहीं सुनते होंगे किसान ने आत्महत्या कर ली, जबकि बिहार के किसान सबसे गरीब है। बिहार का किसान अब कौन बचा? बिहार में केवल वही किसान बचे जो हमारे दादाजी के समय, उसके दादाजी सोचते थे कि हमारे पास भी खेत होता और हमारे घर में भी कोठी होती जिसमें अनाज भरते। वो सपना अभी भी चला रहा है। नहीं तो हमारे घर में ढेर सारी कोठियां थी, अब वो कोठी नहीं है, सारी कोठियां हमने तोड़ दी, क्योंकि हम अनाज घर लाते नहीं, हम खेती उस तरह से करते नहीं। तो जो अब किसान जो जो मूल तौर पे जो किसान है, वो खेत से ही बेच देते हैं, वहां पे कटाई हो गई, वहीं बिक गया। और वो बस टोकन भर है कि खेत है तो क्या करें, हम खेती कर रहे हैं, इससे आगे खेती हो नहीं रही है ज्यादातर। तो किसानों के लिए सरकार के पास कुछ योजना नहीं है। मैंने पहले बताया आपको कि बिल्कुल बिहार को लेकर बिल्कुल के बिल्कुल। बिहार सरकार के पास क्या योजना है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थोड़ा सा बताऊं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में हो रही थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी नहीं है मीनू जी की एकदम उपज जो है बहुत कम हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। उसको अगर सही तरीके से कीजिएगा तो उसमें भी उपज पुख्ता है, क्योंकि कंपोस्ट जो खाद होता है, जो गोबर से बनाया जाता है, जो और दूसरे तरीके से बनाया जाता है, उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन वो व्यवस्था है क्या? आप गोबर की उतनी व्यवस्था है क्या? और जो चीजें चाहिए वो है क्या? खेतों को जिस तरह से जोता जाना चाहिए, जिस तरह से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब है क्या? नहीं है वो। अब फिर बात आती है कि अगर आप दोनों को पैरेलल करते हो, कि आप
ये खेती भी कर रहे हो और फार्मिंग ये वाला भी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हो कि 20% और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, 80% वो हो रहा है, तो आप डेवलप कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक बार मैं गया यहाँ के मॉल में, बड़े मॉल में। मुझे तो धनंजय सर, हम विषयांतर हो रहे हैं, थोड़ा सा विषयांतर, हम थोड़ा सा जो जो इस पे आप बहुत तफसील से, हम वो उस पे तो हाँ है नहीं तो आप ठीक जो, है, मैं वापस पॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ। हाँ तो थोड़ी छोटा सा ये जी। तो ये जो है महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, चूंकि इन तीनों प्रदेशों में किसान बड़ा इंपॉर्टेंट है, गरीब आदमी आदिवासी इंपॉर्टेंट है, और इनके हिस्से क्या आया है, झुंझुना। तो जो शुरुआत में बिल्कुल मैंने बोला था कि बिहार में जब 1.25 लाख करोड़ रुपए देने गए थे 2015 में, तो बिहार के लोगों ने कहा था कि ये झुंझुना हमको नहीं चाहिए, ये नहीं लीजिए चाहिए। आपको 53 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही नौबत आने वाली है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण सर, आपकी टिप्पणी, जो मैंने कहा कि क्या इसके रिपरकेशन संभावित हैं, अगर हम चुनाव के संदर्भ में देखें, आप क्या देखते हैं, तीन ऐसा राज्य तो जो भी लगता है, सामने खड़े हैं? हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बजट ने इस आने वाले चुनाव के बारे में कुछ सोचा भी है। लग रहा है जिस तरीके से कुछ जो केवल सरकार पुराने, बचाना दिखता है कि सरकार बची रहे, अभी बैसाखी तो टिकी रहे हमारे। पहला प्रायोरिटी तो है कि सरकार बची रहे। अगर बचेंगे तो कल की बात कल देखेंगे। अभी ऑलरेडी जो जिस तरीके के एग्जिट पोल करने वाले लोग जो पहले 400 दे रहे थे, आजकल वही लोग कह रहे हैं कि तीनों स्टेट में बीजेपी का हालत पतला है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बजट में ऐसा कोई विशेष प्रयत्न किया इन्होंने कि उसको सोचे उनके बारे में। तो बजट से हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बल्कि यही होगा जो अभी तक हुआ उसी का हाल वैसे ही चलेगा। तो विशेष करके बजट के द्वारा पहले तो 2-3 महीने चुनाव के होते थे तो काफी पैकेजेस वगैरह उन एरियाज के लिए करते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो इससे ये लग रहा है उम्मीद कि छोड़ी, उम्मीद छोड़ी सी हुई है उन राज्यों को लेकर, इसमें ये ज्यादा परिलक्षित होता है, कुछ उस तरीके ऐसा की प्रतीत हो रहा है अभी इस ऐसा वक्त। कुछ ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अंतिम टिप्पणी सभी से एक एक दो दो लाइन में, मीनू जी आपसे शुरू करता हूँ। क्या यही माना जाए कि जो कहा जाता है कि ये तो वही धन पशुओं का बजट है, जो जिनके लिए किया जाना है जितनी भी चीजें हैं, मैक्स टू मैक्स वो जो अडानी अंबानी और इस तरीके के जो 10-12-15-20 जो देश के बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए, क्या दिखता है? हाँ, उन्हीं के लिए है। उससे पता चलता है ना कि शेयर बाजार में कुछ ज्यादा उथल पुथल नजर नहीं आई। तो वाकई में धन पशुओं के लिए ही है, जो कमाए जाए कमाए और वहां पे आप करते रहें। जो एक अड्डा बनाया हुआ है आज का शेयर बाजार को, तो वो चलता रहे। और बाकी का मैंने अभी आपको बताया था कि जो पावर सेक्टर में बिल्कुल प्राइवेट पब्लिक ओनरशिप की बात हो रही है। पब्लिक ओनरशिप बस इतनी है उसमें कि सरकार तैयार करके दे देगी और तैयार शुदा को बेच देगी उनको, और कि भाई आप चला लो, उनके उनके हिस्सा हवाले कर देगी, जैसे एयरपोर्ट। इंटर्नशिप भी उन्हीं के भरोसे, सबके भरोसे कि वहीं से हाँ, तनख्वाहें हम देंगे, चलाइए आप। वो जी जी। सब, हाँ वो सब तो है ही है। बाकी का भी जो जो ये आपके बिहार और आंध्र प्रदेश के पैकेज है, उनको कौन संभालेगा? उनको भी तो गुजरात के ही कॉन्ट्रैक्टर संभालेंगे। जो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, तो अगर आपके अयोध्या और महाकाल बद्रीनाथ के कॉरिडोर और आपकी ये सब काशी का कॉरिडोर आपके गुजरात के व्यापारी बना रहे हैं, गुजरात के उद्यमी बना रहे हैं, तो क्या आपकी इतनी बड़े वो छोड़ देंगे मोदी जी? शर्त यही होगी पहले कि भाई दे तो रहा हूं पैसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देना है बिहार और आंध्र प्रदेश वालों को। आपको तो वो बताएं, चीज है। देखिए मोदी सरकार का तो क्या है कि देखिए सरकार ये जिस पैसे के ऊपर टिकी है, धनबल कहाँ से? इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो चंदा वहीं से देख लीजिए ना आप, उससे सारी पिक्चर साफ हो जाती है कि कितना पैसा इनको कॉर्पोरेट सेक्टर से है। और आज भी वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो छुपा हुआ धंधा था, लेकिन जो ओपन में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए इनकी योजनाएं भी। आप देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में कोई वृद्धि हुई हो तो बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल होता, बिल्कुल अगर कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि होती तो मानते हैं हम कि हाँ भाई आपने कॉर्पोरेट को कुछ कसा है, मुश्किल कसी है, लेकिन वह वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सरकार तो उन्हीं की रहेगी, और अभी इनको आगे चलाना है इन दोनों को, तो पैसे तो चाहिए ना। अब विधायक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सांसद वगैरह खरीदने के लिए भी चाहिए पैसे। अभी आगे 72 करना ही है ना, 272 कैसे होंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। देश समझ रहा है, इसलिए वो निराशा की बात हर तरफ से उठ रही है। मीनू जी आपका, लक्ष्मण जी आपका, धनंजय सर आपका, और हमारे साथ रमेश जी जुड़े थे, हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
ये थी हमारी बजट को लेकर चर्चा, जिसमें निकल कर यही आता है कि कोशिश नहीं की गई है एक अच्छे वक्त को या एक मौका मिला था उसको बनाने की, और वो जो कारपोरेट या जो बड़े धन पशु हैं उनको खुश करने में ज्यादा ध्यान लगाया और कुर्सी बचाने की एक कवायद हुई है। लेकिन कब तक ये कुर्सी बच पाएगी, कितने दिन रह पाएगी, वो आने वाला वक्त सुनिश्चित करेगा।